अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर एक ब्लैक कलर की नेल को हम हीट करते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। और शुरुआत में जो है वो हमें रेड नज़र आती है, फिर उसका कलर जो है वो ऑरेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा हीट देने पर उसका जो कलर है एक्चुअली वो वाइट हो जाता है। ठीक है। और फिर अगर उसी वाइट नेल को हम हीट देना बंद करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड और रेड से ब्लैक हो जाती है। अच्छा, ऐसा सिर्फ नेल के साथ नहीं हो रहा, ऐसा किसी भी एक सब्सटेंस के साथ हो सकता है। जैसे कि एक नाइफ, फ़िलहाल हम जैसे ही उसको हीट देना शुरू करते हैं तो उसका कलर जो है वो वाइट हो जाता है और हीट ख़त्म करते ही उसका कलर ऑरेंज और फिर रेड और फाइनली ब्लैक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, यही आज का हमारा लेक्चर है, जो कि है एक्चुअली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सो आज के लेक्चर में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को समझेंगे और क्यों जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट समझने से। देखो, एक ऐसी बॉडी है जो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है। कोई भी ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। जैसे कि ब्लैक कलर की खास बात है, भाई ब्लैक कलर आपको ब्लैक क्यों नज़र आता है? क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो आपको कोई कलर नज़र ही नहीं आता। मतलब ग्रीन कलर आपको ग्रीन इस वजह से नज़र आता है कि जब वाइट लाइट उसके ऊपर पड़ती है तो वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है सिवाय ग्रीन के। ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपको नज़र आती है तो आपको ग्रीन नज़र आता है। इसी तरीके से ब्लैक कलर जो है वो किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वापस नहीं भेजता, आपकी आंखों में कोई लाइट वापस नहीं जाती। दैट्स वाई वो हमें ब्लैक नज़र आता है। ब्लैक इज़ द एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि डार्कनेस इज़ द एब्सेंस ऑफ लाइट। सो उसी को देखते हुए आपने ब्लैक बॉडी को याद रखना है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशंस को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक ब्लैक बॉडी है जो कि डल ब्लैक मटेरियल से बनी हुई है और उस डल ब्लैक मटेरियल में हम एक कैविटी ड्रिल करेंगे। हम इसके अंदर एक कैविटी बनाएंगे, एक खाली जगह बनाएंगे, ड्रिल करेंगे बेसिकली। सो यहाँ पर हमने इसके ऊपर ड्रिल करा और एक खाली जगह बना दी। मिसाल तौर पर ड्रिल करके सिलेंडर टाइप ऐसी एक शक्ल नज़र आएगी। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, ये पूरा जो मटेरियल है ना, ये बिल्कुल डल ब्लैक मटेरियल से बना हुआ है। जैसे कि कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, सूट पार्टिकल्स जो होते हैं, उससे बना हुआ है। शाइनी ब्लैक भी नहीं है, बिल्कुल डल ब्लैक है। अब अगर मिसाल के तौर पे इसमें लाइट रे को एंटर करते हैं तो लाइट रे मल्टीपल रिफ्लेक्शन करने के बाद 100% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। दोबारा से देखिए होगा क्या कि जब लाइट इसके अंदर एंटर होगी तो बार बार रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन आपको पता है कि मिसाल तौर पे लाइट अंदर गई तो 99% एब्जॉर्ब हो गई, 1% वापस चली गई, फिर वो 99%। तो होते होते ये अपने ऊपर पड़ने वाली तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये खसूसियत बनाती है इसे एक परफेक्ट एब्जॉर्बर। जैसे ही लाइट एंटर होती है तो वो लाइट आफ्टर हैविंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन टोटली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और ये बनाती है इस बॉडी को एक ब्लैक बॉडी। ठीक है। तो ब्लैक बॉडी बाकायदा हमने खुद से बनाई ऐसे मटेरियल से जो कि डल ब्लैक मटेरियल है और उसमें कैविटी ड्रिल करी। तो ख़ास बात ये कि अगर आप टॉर्च के ज़रिए भी इसके अंदर देखोगे ना तो आपको कुछ नज़र ही नहीं आएगा। क्यों नहीं नज़र आएगा? क्योंकि टॉर्च से जितनी भी लाइट अंदर जाएगी वो आफ्टर हैविंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन 100% जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये खसूसियत बनाती है इस ब्लैक बॉडी को एक परफेक्ट एब्जॉर्बर। सो याद रखिए, ब्लैक बॉडी इज़ परफेक्ट एब्जॉर्बर। अच्छा जी। अब अगर इसी ब्लैक बॉडी को हम हीट करते हैं तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वो इसको रिलीज़ करना शुरू कर देती है। ठीक है। हमने क्या करा, हमने ब्लैक बॉडी को पहले लाइट को एब्जॉर्ब कराया, फिर उसको बाहर निकाला और उसको हीट देना शुरू करी। जैसे कि वीडियो के शुरू में हम हीट दे रहे थे, तो नतीजे में क्या होता है, वो बॉडी एनर्जी को, हीट को रिलीज़ करती है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और क्योंकि ये एक परफेक्ट एब्जॉर्बर था तो इसका मतलब जब ये रिलीज़ करेगा तो ये बन जाएगा एक परफेक्ट इमिटर। तो रेडिएशन को स्टडी करने के लिए हमें एक परफेक्ट इमिटर की ज़रूरत होती है और वो परफेक्ट इमिटर बेसिकली हम ब्लैक बॉडी को इस्तेमाल करते हैं। सो जो लॉज ब्लैक बॉडी के ऊपर अप्लाई होते हैं वही लॉज जो है वो आमतौर पे आप बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जो भी रेडिएशन को इमिट करती हैं। ठीक है ना। तो लॉज को स्टडी करने के लिए हमें ज़रूरत थी एक परफेक्ट इमिटर की, और परफेक्ट इमिटर तो वही हो सकता है जो परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है। और परफेक्टली एब्जॉर्ब करने के लिए हमने ब्लैक बॉडी को बनाया ब्लैक कलर की प्रॉपर्टी को देखते हुए। ठीक है जी। अब ये तो हो गई ब्लैक बॉडी। अब
मिसाल के तौर पे हमने एक ब्लैक बॉडी को निकाला, एक जगह पे हमने उसको हीट दे दी थी और हमने उसको रख दिया था, अभी उसमें से रेडिएशन रिलीज़ नहीं करवा रहे थे, और अब जो है वो हम उसे ब्लैक बॉडी को वहाँ से निकालते हैं और हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान में। यानी कि एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन को रिलीज़ करेगी तो हम देखेंगे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, ये सब एब्जॉर्ब करेंगे। तो पहली जो ब्लैक बॉडी हमने निकाली उसको हमने हीट किया, और वेवलेंथ के लिहाज से जो है ना उसको देखेंगे कि पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी कितनी है। तो मिसाल के तौर पे ये वेवलेंथ आ गई नैनोमीटर्स के अंदर, 0 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, 2000, 3000 नैनोमीटर, ऐसे कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे इंटेंसिटी को प्लॉट कर लेंगे। तो पहली ब्लैक बॉडी जो हमने निकाली थी वो 3000 केल्विन हमने उसे हीट दी, मतलब उस वो जब रिलीज़ कर रहा था तो ब्लैक बॉडी को हमने टेम्परेचर दिया था 3000 केल्विन का। तो ऐसी ब्लैक बॉडी जब हीट को रिलीज़ कर रही होती है तो उस वक्त वो हमें रेड हॉट नज़र आ रही होती है। देखा था जब मैं अभी वो नेल की एग्जांपल दी मैंने और आयरन नाइफ़ की, तो आपने देखा था कि पहले वो गर्म होकर लाल हो रही थी। तो 3000 केल्विन कम टेम्परेचर है तो उस पर जो है वो हमें रेड हॉट नज़र आती है, ठीक है। और इस किस्म का होता है, देखो यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ी, 1000 पर मैक्सिमम आ रही है और उसके बाद इंटेंसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई, वेवलेंथ बढ़ गई, इंटेंसिटी कम हो गई। अब हो सकता है हम जो है वो कोई गलती कर रहे हो तो हमने एक दूसरी ब्लैक बॉडी को निकाला जिसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हमने 4000 केल्विन करा, तो 4000 केल्विन पे उसने कुछ इस तरीके से बिहेव किया, यानी कि पहले कम वेवलेंथ पर इंटेंसिटी कम, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ के मैक्सिमम हो गई यहाँ कहीं पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से वेवलेंथ बढ़ती चली गई, इंटेंसिटी कम होती चली गई। ये रेड हॉट था, ये समझ लो ऑरेंज होगा 4000 केल्विन पर। अब एक ब्लैक बॉडी को हमने और ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो नतीजे में हम कर लेते हैं, मिसाल तौर पे हमने उसको 6000 केल्विन दिया, तो 6000 केल्विन पर हमें नज़र आया कि वो एकदम वाइट हॉट नज़र आ रही है। और कितना है 6000 केल्विन, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पे आपने देखा था ना कि वो वाइट कलर इमिट कर रही थी। वाइट कलर इमिट करने का मकसद अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो ब्लैक बॉडी से इमिट होती हैं बेसिकली वो किस वेवलेंथ की रेंज में होती हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पर ये जो हमारी विजिबल रेंज होती है ना, विजिबल रेंज जो है बेसिकली 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है ना। ये रेड कलर जो है वो 700 नैनोमीटर है, यहाँ कहीं पर होता है, और 400 नैनोमीटर ये वॉयलेट वाला होता है। तो आप देखें बेसिकली इसकी जो मैक्सिमम रेडिएशन आपको नज़र आ रही है वो रेड पर नज़र आ रही है, इस वजह से ये जो 3000 वाला था ये हमें रेड हॉट नज़र आ रहा था, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो 4000 वाले की है ये येलोइश रेंज में आ रही है, तो ये बेसिकली हमें येलोइश नज़र आएगा जब रिलीज़ कर रहा होगा रेडिएशन, और ये हमें वाइटिश नज़र आएगा यहाँ कहीं पर जब इसका टेम्परेचर 6000 केल्विन होगा। तो बेसिकली आपने देखा कि मुख्तलिफ टेम्परेचर देने पर जो बॉडी रेडिएशन को इमिट कर रही होती है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ इमिट करती है, तो हमें एक डिफरेंट कलर न जो है नज़र आना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने देखा रेड हॉट हो गया, वाइट हॉट हो गया। तो इसका मतलब एक बात तो आपके जहन में आ जानी चाहिए इस लेक्चर को देख के कि रेड हॉट फर्नेस एक ऐसी भट्टी, एक ऐसा फर्नेस जो रेड हॉट हुआ है, और एक दूसरा फर्नेस है जो गर्म होके सफ़ेद हो रहा है, एकदम ना सफ़ेद, एक भट्टी है, एक तंदूर है जो कि गर्म होके एकदम वाइट नज़र आ रहा है। तो याद रखना बच्चों, जो वाइट वाला है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा रेड हॉट फर्नेस से, सही है। एक ऐसी भट्टी से, एक ऐसे तंदूर से जो आपको गर्म होके लाल नज़र आ रहा है उसका टेम्परेचर कम होगा वाइट वाले से, सही है। अच्छा, अब इस पूरे ग्राफ को हमने स्टडी तो कर लिया, अब इन्हीं के ऊपर कुछ लॉज हैं उनको समझते हैं। ये विजिबल वो है रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक, और बाकी इससे पहले इंफ्रारेड होगा और फिर बाकी अल्ट्रावायलेट होगा, यानी कि एक ऐसा ही वक्त आएगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमिट होगी, ठीक है। लॉज की बात करते हैं, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लॉज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला लॉ जो है ये कहलाता है रेले जीन्स लॉ। रेले जीन्स ने दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन को स्टडी करा, और वो जो था वो था इंटेंसिटी जो इमिट हो रही है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, और वेवलेंथ के दरमियान में कैसा रिलेशन बन रहा है। तो लॉ बताने से पहले ही आप ज़रा ग्राफ को स्टडी करो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर अगर आप देखें तो मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पर इमिट हो रही है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पर इमिट हो रही है, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ यहाँ पर इमिट हो रही है। तो आप देखो जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम है। फिर
इंटेंसिटी कम हो गई, वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, इंटेंसिटी और कम हो गई, वेवलेंथ और ज़्यादा हो गई। तो बेसिकली रेले जीन्स लॉ ने कहा कि जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट होती है, ठीक है, एनर्जी जो इमिट होती है, इंटेंसिटी जो इमिट होती है पर यूनिट वेवलेंथ पर यूनिट वॉल्यूम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होती वेवलेंथ की, ये बात तो पक्की है। फोर्थ पावर क्यों आया ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो आप शुरू में इंटेंसिटी इतनी बड़ी थी 3000 केल्विन पर, फिर 4000 के ऊपर इंटेंसिटी में अचानक से ज़्यादा फ़र्क आ गया। वेवलेंथ में इतना फ़र्क नहीं आया बच्चों जितना इंटेंसिटी में फ़र्क आया, वेवलेंथ में इतना फ़र्क नहीं आया जितना इंटेंसिटी में फ़र्क आया। आप देखो एक्स एक्सिस में तो ये तीनों पॉइंट्स बड़े करीब करीब हैं, पर वाई एक्सिस में बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ की फोर्थ पावर के लिहाज से वेरी कर रही है। फोर्थ पावर का मतलब अगर मिसाल के तौर पे हम वेवलेंथ को डबल कर देते हैं तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 2 2 2, यानी कि कितने 16 टाइम्स बढ़ जाएगी हमारी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितने गुना बढ़ जाएगी, 16 गुना बढ़ जाएगी। अगर वेवलेंथ 3 गुना बढ़ जाती है तो फिर आप समझ लें कि 3 की पावर 4 के लिहाज से फ़र्क आएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, तो इंटेंसिटी जो है वो 81 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब कहने का ये है। पर फोर्थ पावर के लिहाज से वेरी करती है, सही है। अगर वेवलेंथ में 2 गुना इजाफा होता है तो इंटेंसिटी में 16 गुना कमी आती है। अगर वेवलेंथ में 3 गुना इजाफा होता है तो इंटेंसिटी में 3 की पावर 4 गुना कमी आना शुरू हो जाती है। इन्वर्सली तो है पर पावर 4 में। मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन मूव होता है, इक्वल टू का साइन आता है और कांस्टेंट आता है, ठीक है। ये आ गई इंटेंसिटी और दिस इज वेवलेंथ की पावर 4, ठीक है। ये कहता है हमारा रेले जीन्स लॉ। दूसरा एक लॉ है जो कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। अच्छा, वीन ने दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन स्टडी करा, वो था टेम्परेचर और वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसके मुताबिक वो वेवलेंथ जिस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी इमिट होती है किसी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। क्या मतलब, जो वेवलेंथ होती है जिस पर मैक्सिमम इंटेंसिटी इमिट हो रही है, देखो इसकी ये वो वेवलेंथ है जिसे मैक्सिमम इंटेंसिटी इमिट हो रही है, ये देख लो सीधा नीचे आ गया। इस वाले की 4000 वाले की ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी पर वेवलेंथ इतनी आ रही है, और इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी ये है और इस पर वेवलेंथ इतनी आ रही है। अब आप देखो टेम्परेचर ज़्यादा, वो वेवलेंथ कम जिस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी इमिट होती है। टेम्परेचर 4000 हो गया, कम हो गया तो वेवलेंथ बढ़ गई, एक्स एक्सिस में आगे आ गए। टेम्परेचर और कम हो गया तो वेवलेंथ और बढ़ गई। तो इसका मतलब टेम्परेचर कम वेवलेंथ ज़्यादा, या आप कह लो कि टेम्परेचर ज़्यादा वेवलेंथ कम। तो रिलेशन ये कहता है कि वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो ब्लैक बॉडी ज़्यादा गर्म होती है, मतलब जिसका टेम्परेचर कम होता है, वो कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन को इमिट करती है। यानी विजिबल रेडिएशन में सबसे कम तो हमें वॉयलेट नज़र आएगा, सही है। तो जो चीज़ रेड होती है बच्चों वो ज़्यादा गर्म नहीं होती। अगर कोई चीज़ गर्म होकर एकदम ब्लू नज़र आ रही है ना, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। वो स्टार्स जो कि बेसिकली स्टार्स हमें वाइट ही नज़र आते हैं, मैं आप लोग क्या बताऊं, लेकिन टेलीस्कोप के ज़रिए जो स्टार्स के ट्रू कलर्स हैं अगर हम देखते हैं तो जो स्टार सबसे ज़्यादा गर्म है वो हमें पर्पल नज़र आएगा, ब्लू नज़र आएगा, सही है। बनस्बत ये कि जो हमें ऑरेंज नज़र आए, ऑरेंज वाले का टेम्परेचर कम होगा, सही है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा वेवलेंथ कम। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव होता है, इक्वल टू आता है और कांस्टेंट आता है। यहाँ आने वाला जो कांस्टेंट होता है बेसिकली बी से भी जाहिर करते हैं इसको, और इसकी वैल्यू होती है 2.8910 रेज टू दी पावर -3, ठीक है। और मीटर केल्विन इसका यूनिट होता है। ये कांस्टेंट है वैल्यू ना, इसको बी से भी जाहिर कर सकते हैं, बुक में उसको कांस्टेंट ही लिखा हुआ है, शो कर सकते हैं बी से, ठीक है। दो लॉज हो गए, एक आपको बता दिया रेले जीन्स लॉ, एक बता दिया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तीसरा जो लॉ है ये कहलाता है स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ। इसके मुताबिक जो एनर्जी इमिट होती है पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द ब्लैक बॉडी, यही जो इंटेंसिटी इमिट हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, टेम्परेचर ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा, टेम्परेचर कम इंटेंसिटी कम, बट फोर्थ पावर के लिहाज से फिर वही बात है। अगर टेम्परेचर में 2 गुना इजाफा होगा
तो इंटेंसिटी में 16 गुना इजाफा होगा। 16 कैसे? 2 की पावर 4। अगर टेम्परेचर में 3 गुना इजाफा होगा तो इंटेंसिटी में 3 की पावर 4 टाइम्स यानी कि 81 टाइम्स इजाफा होगा। देख लो यहाँ पे सिर्फ 3000 से 4000 में इंटेंसिटी का कितना फ़र्क आ गया, 4000 से 6000 में इंटेंसिटी का कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया। सो डायरेक्टली रिलेटेड तो हैं पर पावर 4 के लिहाज से। यहाँ आने वाले कांस्टेंट को सिग्मा से जाहिर करते हैं जो कि कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 5.67 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। इंटेंसिटी का यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर और फिर ये केल्विन की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरफ जाएगा तो माइनस बनेगी, केल्विन की पावर -4। ठीक है भाई, तीनों लॉज हो गए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। ये जो लॉज है ना, इनमें कुछ फेलियर है जो कि आपने समझना है। पहली बात यह है कि जो रेले जीन्स लॉ है उसमें एक फेलियर है। क्या फेलियर है बच्चों? याद रखना कि रेले जीन्स लॉ एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है लॉन्ग वेवलेंथ को। ठीक है, आप देखो जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वाली वैल्यूज़, और जो लॉ के फॉर्मूले के ज़रिए कैलकुलेट की जाती है। रेले जीन्स लॉ क्या था? रेले जीन्स लॉ था कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट था, ठीक है, और कांस्टेंट के साथ लैम्डा की पावर 4 आ रहा था। तो एक तो मैंने कैलकुलेशन करी विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला और एक प्रैक्टिकली करा। प्रैक्टिकली ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो रेले जीन्स लॉ ज़्यादा वेवलेंथ पे तो बिल्कुल वही रीडिंग दे रहा होता है, देखो बिल्कुल वही रीडिंग दे रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी जगह से हटता चला जाता है। और शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये जो फॉर्मूला है ये इंटेंसिटी को इनफाइनाइट प्रेडिक्ट कर रहा है। ये क्या बात हो गई भाई? ये तो बोल देता है कि तो इनफाइनाइट हो गई इंटेंसिटी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ये फिजिकल नहीं है। इसका नाम दिया जाता है अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। ठीक है, ये जो ख़राबी आ रही है अचानक से जो है वो ये फार्मूला जो है वो गलत आंसर देना शुरू कर देता है, तो इसे अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। तो सादे अल्फाज में बच्चों, रेले जीन्स लॉ लॉन्गर वेवलेंथ पे तो करेक्ट है पर शॉर्टर वेवलेंथ पे गलत जा रहा है। इसका मतलब फार्मूला 100% तो करेक्ट नहीं हुआ, इसके अंदर तो गलती है। क्या गलती है ये इंशाल्लाह आगे बताएंगे वीडियो में। इसके अलावा दूसरा जो लॉ है जिसके बारे में बात करते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। बच्चों वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की खास बात यह है कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को मैच करता है शॉर्ट वेवलेंथ पे। शॉर्ट वेवलेंथ पे तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को मैच कर रहा है, बट फेल हो जाता है जब वेवलेंथ लॉन्ग हो जाती है। ये क्या बात हुई? मतलब रेले जीन्स लॉ लॉन्ग पे काम कर रहा है, शॉर्ट पे काम नहीं कर रहा। और जो हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है ये शॉर्ट पे काम कर रहा है, लॉन्ग पे काम नहीं कर रहा। देख लो, रेले जीन्स लॉ लॉन्ग तक सही है, शॉर्ट में बेकार जा रहा है। ये शॉर्ट पे सही कर रहा है काम, लॉन्ग पे ख़राब जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉज हैं ये 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ से मैच नहीं करते। तो अब क्या करें भाई? ये क्या गलती कर रहे थे बेसिकली कि कुछ हद तक सही प्रिडिक्शन है और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद जो है आंसर गलत आने लगता है। तो इसका जवाब आपको मिलेगा हमारे चौथे लॉ के ज़रिए, जो कि बिल्कुल करेक्ट डिस्क्राइब करेगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लॉस को। बेसिकली ये कहलाता है प्लैंक्स हाइपोथेसिस, जो कि प्लैंक्स लॉ के नाम से आपने पढ़ा होगा शायद केमिस्ट्री में। देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, प्लैंक ने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है डिस्क्रीट पैकेट्स में, जिसको उसने क्वांटा का नाम दिया। यानी ब्लैक बॉडी से जब रेडिएशन निकलती है तो कंटिन्यूसली इमिट नहीं होती है, बल्कि वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की सूरत में इमिट होती है। और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को इसने नाम दिया क्वांटा, जो कि आगे जाके क्वांटम फिजिक्स बनी, जो कि हमारा चैप्टर का नाम था। सो बेसिकली ये है वजह कि उन्होंने जो कहा था, जो बाकी सारे लोगों ने लॉज दिए थे, वो लॉज उन्होंने दिए थे एनर्जी को कंटिन्यूस वेव की फॉर्म में समझ के। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक सही काम कर रहे थे, बट एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे गलत होना शुरू हो गए थे। तो प्लैंक ने कहा कि एनर्जी जब भी इमिट होती है ब्लैक बॉडी से तो वो कंटिन्यूसली नहीं होती, लगातार नहीं होती। मतलब ऐसे नहीं होती कि 1 जूल निकली, 2 जूल निकली, 3 जूल, 4 जूल, बल्कि वो पैकेट्स की सूरत में निकलती है। मतलब एक पैकेट निकलेगा 10 जूल का, अगला पैकेट तो 20 जूल, फिर 30 जूल, दरमियानी कोई चीज़ नहीं होती। और जो एनर्जी पैकेट होता है उसकी वैल्यू बेसिकली इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, जिसमें क्या चीज़ क्या है, एन जाहिर करता है कितने नंबर ऑफ पैकेट्स एमिट हो रहे हैं,
एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.63 या 6.64 10⁻³ जूल सेकेंड, और एफ होता है फ्रीक्वेंसी। बाकी सारे लोग कह रहे थे कि वो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ के ऊपर, वेवलेंथ की पावर 4। प्लैंक ने उसको करेक्ट करा और बोला कि जब भी एनर्जी इमिट होती है तो वो पैकेट्स की सूरत में होती है, डिस्क्रीट तरीके से होती है, और एब्जॉर्ब भी ऐसी ही होती है। और फिर उसने अपना एक लॉ प्रेजेंट करा, इज इक्वल टू NHF। अब पहले तो ज़रा ये क्वांटा का जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, इसको समझो। देखो, आप जो है ऊपर जा रहे हैं मिसाल के तौर पे सीढ़ी के ज़रिए, और दूसरी तरफ आप ऊपर जा रहे हैं एक स्लोप के ज़रिए। अब अगर आप सीढ़ी के ज़रिए ऊपर जाते हैं तो आप ये देखेंगे, या चलो पहले स्लोप के ज़रिए ऊपर जाते हैं, रैंप के ज़रिए ऊपर जा रहे हैं, तो रैंप में क्या होगा, यहाँ पर आपकी हाइट 0 है, और लेट से यहाँ पर आपकी हाइट जो है वो बराबर है 10 मीटर्स के, मान लेते हैं। तो क्या होगा, आप जब चलते हुए ऊपर की तरफ जाओगे तो आपकी हाइट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। पहले आप 1 मीटर पे जाओगे, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, 4 मीटर पे, होते होते आहिस्ता आहिस्ता कितने मीटर पर आओगे, 10 मीटर पर आओगे। सही है, इसे हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूस है। अगर एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट होती ब्लैक बॉडी से तो बिल्कुल ऐसा होता जैसे कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, आहिस्ता 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 आपकी हाइट बढ़ रही है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ये काम करता है स्टेयर्स की तरह से, डिस्क्रीट अमाउंट के अंदर। मान लो कि अभी भी हाइट कितने मीटर के बराबर है, लेट से हाइट बराबर है 10 मीटर के, और यहाँ पर 1 2 3 4 मान लेते हैं कि 5 हैं ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें यहाँ से ऊपर जाना होगा तो ये 2 मीटर की है, ये 2 मीटर की है, फिर अगला 2 मीटर, फिर अगला 2 मीटर, और फिर आखिरी वाला हो जाएगा 2 मीटर। तो अब क्या होगा, अगर आप पहली स्टेयर के ऊपर आकर खड़े होते हैं तो आपकी हाइट 2 मीटर है। फिर जब आप अगले स्टेयर पे जाओगे तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, 2 + 2 4 मीटर हो जाएगी। सही है, यानी कि 3 मीटर पर अगर आप कहते हैं कि मैं अभी 3 मीटर की हाइट पर हूँ ज़मीन से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप या तो 2 की हाइट पर होगे, या 4 पर होगे, या 6 पर होगे, या 8 पर होगे। तो ये डिस्क्रीट अमाउंट के अंदर आप जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वर्क डन करते चले जा रहे हैं। तो प्लैंक ने कहा कि जो एनर्जी इमिट होती है बेसिकली, या एब्जॉर्ब होती है, वो बेसिकली डिस्क्रीट पैकेट में होती है, जिसको उसने क्वांटा का नाम दिया। एक से ज़्यादा पैकेट होते हैं तो क्वांटा कहते हैं, और अगर एक पैकेट होगा तो क्वांटम बोलेंगे। तो ब्लैक बॉडी से जब रेडिएशन निकलती है ना, तो वो एक डिस्क्रीट अमाउंट में निकलती है। जैसे 10 जूल, तो 10 के बाद 15 जूल नहीं होगा, 10 के बाद 20 जूल, 20 के बाद 30 जूल, 40 जूल, और उस पर्टिकुलर की जो एनर्जी है पैकेट की, उसको आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक की HF, और टोटल के लिए आप NHF करोगे। ठीक है भाई। अब हमने इसके फॉर्मूले के ज़रिए ग्राफ बनाया, जैसे हम बाकी लॉस के ग्राफ बना रहे थे ना, अब हमने इसी से ग्राफ बनाया। तो पता ये चला बच्चों कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल था ये ब्लू वाला था, ठीक है, और ये वाला जो नज़र आ रहा है ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो शॉर्ट पर सही है, लॉन्ग पे गलत हो रहा है। रेड वाला रेले जीन्स लॉ था, जो कि लॉन्ग पे सही था, शॉर्ट पे गलत हो रहा था। और अब अगर मैं प्लैंक्स लॉ की ऑब्जर्वेशन, प्लैंक्स लॉ के फॉर्मूले से, यानी कि E = NHF से कैलकुलेट करता हूँ, या इसी को थोड़ा सा अगर रीअरेंज कर लूँ, तो आपको पता है कि V बराबर होता है F लैम्डा के, है ना। या अगर फोटोन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि C बराबर होता है F लैम्डा के, ठीक है। जो स्पीड होती है क्वांटा की या फोटोन की, वो C से जाहिर होती है। तो अगर F की वैल्यू को अलग करें तो F बराबर आएगा C/λ। तो इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या बनेगी, E बराबर आ सकता है, एक के लिए बता रहा हूँ, एक पैकेट के लिए, H, F की जगह पर आएगा C/λ। तो हमने क्या करा, अब हमने इस लॉ के ज़रिए यही फॉर्मूला कैलकुलेट करा, यहाँ पर आ गई एनर्जी, यहाँ पर आ गई वेवलेंथ। अब उसकी जो आंसर आया ना इस फॉर्मूले के ज़रिए, वो कुछ ऐसा आया, देखो ऐसा, जो कि अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है तकरीबन उसके बराबर आ रहा है। इससे ये साबित हुआ कि वाकई जो प्लैंक्स लॉ है वो एकदम 100% सही है। वो 100% सही प्रिडिक्ट करता है कि ब्लैक बॉडी से रेडिएशन किस तरीके से निकलती है, और इस वजह से हम ये कहते हैं कि वाकई जब भी एनर्जी किसी बॉडी से इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है तो वो होती है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और फिर जब हम अप्लाई करते हैं प्लैंक्स लॉ को तो वो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच भी कर जाता है, ठीक है। और वो जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्क्रीट अमाउंट होता है उसको इसने नाम दिया था क्वांटा का, पैकेट्स को, और बाद में जाके उसको आइंस्टाइन ने नाम दिया फोटोन का। तो बेसिकली हम उसे फोटोन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है जी।
सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट लॉज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।